नमस्कार दोस्तों, डिकोड एग्जाम के इस ऑनलाइन पोर्टल पर मैं प्रशांत आप सबका स्वागत करता हूं। मॉडर्न हिस्ट्री के टॉप 200 मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू की इस सीरीज का ये मेरा 8वां लेक्चर है, जिसमें मैं आपसे बात करूंगा राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान स्थापित प्रमुख राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक संगठनों के बारे में। तो चलिए देर ना करते हुए पहले प्रश्न को देखते हैं। तो सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। तो सूची 1 में क्या लिखा है? तो राजनीतिक संगठनों का नाम लिखा है। और सूची 2 में क्या लिखा है? तो उन राजनीतिक संगठनों के संस्थापकों के नाम लिखे हुए हैं। ठीक है, अब आप देखेंगे कि केवल इस एक प्रश्न के माध्यम से बंगाल में स्थापित प्रमुख राजनीतिक संगठनों को हम देख लेंगे। तो लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना किसने की? इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की? इस कूट के सहायता से हमें सुमेलित करना है। तो इसका उत्तर होगा डी। ठीक है, यहां पर पूरा जो है व्याख्या लिखी गई है, तो मैं एक एक चीजों को पढ़ करके आपको बताता हूं। देखिए, लैंड होल्डर सोसाइटी एक जमींदारों का संगठन था, जिसकी स्थापना जो है द्वारिका नाथ टैगोर, राधाकांत देव और प्रसन्न कुमार ठाकुर आदि ने की थी। हालांकि ये जमींदारों का संगठन था, लेकिन फिर भी इसे यह माना गया कि इस संगठन के माध्यम से भारतीयों ने पहली बार जो है संगठित राजनीतिक प्रयास किया। उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण सुरेंद्रनाथ बनर्जी तथा आनंद मोहन बोस का इंडियन एसोसिएशन था, जिसकी स्थापना 1876 में की गई थी। तो कांग्रेस से पूर्व एक अखिल भारतीय संगठन बनाने का ये जो है प्रयास किया गया था सुरेंद्रनाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस के द्वारा। इंडियन एसोसिएशन से जुड़े हुए प्रमुख जो प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इसने सिविल सर्विसेज आंदोलन चलाया। उसके अलावा वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, आर्म्स एक्ट और इल्बर्ट बिल के विरोध में भी इन्होंने आंदोलन किया। कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन में इंडियन एसोसिएशन का विलय कांग्रेस में हो गया। उसके बाद ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना 1866 में दादा भाई नौरोजी द्वारा जो है लंदन में की गई थी। इसका क्या उद्देश्य था? तो इसका उद्देश्य यह था कि ब्रिटिश जनता और वहां के राजनेताओं को भारत की स्थिति से अवगत कराया जाए और उन्हें बताया जाए कि भारत में सब कुछ अच्छा नहीं चल रहा है, भारत में जो है शोषण और लूट जारी है, ये उन्हें बताना और वहां पर जो है भारतीयों के प्रति जनमत को तैयार करना। और इंडियन लीग की स्थापना 1875 में शिशिर कुमार घोष ने कलकत्ता में की थी। तो एक प्रकार से आप देखें तो हमने जो है इस एक प्रश्न के माध्यम से बंगाल में स्थापित सभी राजनीतिक संगठनों को देख लिया जो प्रमुख थे। अब हम दूसरे प्रश्न पे आ गए। अब इसमें जो है बंबई और मद्रास में स्थापित प्रमुख संगठनों के नाम है सूची 1 में, और सूची 2 में उनके संस्थापकों की बात की गई है। तो इसका जो है उत्तर होगा बी। ठीक है, तो 1885 में बंबई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना किसने की? तो फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयब जी, केटी तेलंग और काशीनाथ त्रयंबकम ने जो है इसकी स्थापना की। इसी तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं इन संगठनों से। कौन संस्थापक है, इसका उद्देश्य क्या है आदि। 1870 में पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना एमजी राणा डे और गणेश वासुदेव जोशी द्वारा किया गया। इसका प्रमुख उद्देश्य क्या था? तो जनता को सरकार के उद्देश्यों के बारे में जागरूक करना तथा उन्हें अपने अधिकारों के लिए मार्ग दिखाना कि सरकार के क्या कार्य हैं ये बताना और अपने अधिकारों की प्राप्ति किस प्रकार से करना है वो बताना। 1852 में मद्रास नेटिव एसोसिएशन की स्थापना जो है गुजुलू लक्ष्मी नरसू चेट्टी द्वारा की गई। ये जो संगठन था, इस संगठन ने 1857 की क्रांति की निंदा की थी। तो इस तरह से इससे प्रश्न पूछा जा सकता है और यही कारण था कि इस संगठन का प्रसार बहुत नहीं हो पाया और बाद में ये समाप्त हो गया। 1884 में मद्रास महाजन सभा की स्थापना जो है एम वीर राघवाचारी, आनंद चार्लू और जी सुब्रमण्यम अय्यर द्वारा की गई। इस संगठन का मुख्य उद्देश्य क्या था? इन्होंने स्पष्ट रूप से अपने उद्देश्यों को बताए थे। तो पहला, विधान परिषदों में सुधार, यानी अधिक से अधिक भारतीयों को विधान परिषदों में स्थान मिले। कार्यपालिका और न्यायपालिका में
अलगाव हो, वो एक ही हाथों में न रहे और किसानों की स्थिति में सुधार किया जाए। तो अब जो है अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। तो अब हम एक प्रकार से जो है आ गए उन संगठनों पर जो कि तथाकथित निम्न जातियों के उद्धार के लिए बने हुए थे। यही शब्द का प्रयोग वहां भी किया जाता है। तो सत्यशोधक समाज, आत्मसम्मान आंदोलन, हरिजन सेवक संघ, दी ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास फेडरेशन। ठीक है, अब कौन जो है इन संगठनों के कौन संस्थापक थे, इस सूची को जो है इसमें हमें मिलान करना है। ठीक है, तो इसका उत्तर होगा डी, सत्यशोधक समाज ज्योतिबा फुले, आत्मसम्मान आंदोलन पेरियार, हरिजन सेवक संघ महात्मा गांधी, दी ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास फेडरेशन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक है, तो सत्यशोधक, सत्यशोधक का मतलब होता है सत्य को खोजने वाला। तो सत्यशोधक समाज की स्थापना, इनसे बहुत बार प्रश्न पूछा जाता है, तो 1873 में ज्योतिबा फूले द्वारा की गई थी। सत्यशोधक समाज का उद्देश्य क्या था? तो समाज के कमजोर वर्गों को सामाजिक न्याय दिलाना। इसके तहत क्या क्या किया गया? तो स्त्रियों की शिक्षा पर विशेष जो है बल दिया गया और ब्राह्मण सर्वोच्चता का विरोध किया गया कि ब्राह्मण सर्वोच्च नहीं है, सारे लोग जो है समान हैं। इनकी 2 किताबें हैं ज्योतिबा फुले की, गुलामगिरी और सार्वजनिक सत्य धर्म पुस्तक। ठीक है, इनकी 2 महत्वपूर्ण कृतियां हैं, ये सीधे सीधे पूछा जा सकता है। ये जो आत्मसम्मान आंदोलन है ये 1920 के दशक में दक्षिण भारत में जो है प्रारंभ हुआ और इसके नेता थे रामास्वामी नाययर। इन्हें जो है पेरियार के नाम से आप जानते होंगे, पेरियार ही इनका नाम प्रसिद्ध है। ठीक है, तो इन लोगों ने ब्राह्मण सर्वोच्चता को चैलेंज किया। कैसे कैसे किया? तो बिना ब्राह्मण की सहायता से विवाह का काम, मंदिरों में जबरन प्रवेश और मनुस्मृति को जलाने आदि का कार्य किया गया। महात्मा गांधी का कहना था कि अस्पृश्यता जो है मानवता का सबसे बड़ा अपराध है, तो इन्होंने ही अछूत, जो उस समय शब्द प्रचलित था, उन्हें हरिजन कहा, यानी हरि के पुत्र हरिजन कहा। और 1932 में अखिल भारतीय अस्पृश्यता लीग, जो बाद में जाकर के हरिजन सेवक संघ बना, का इन्होंने गठन किया और 1933 में हरिजन नामक एक साप्ताहिक पत्रिका का भी इन्होंने प्रकाशन किया। हरिजन सेवक संघ के पहले अध्यक्ष थे मशहूर उद्योगपति जेडी बिरला। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कई संगठन बनाए, जिसमें से महत्वपूर्ण 1920 में स्थापित दी ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास फेडरेशन और 1924 में स्थापित बहिष्कृत हितकारिणी सभा प्रमुख है। और इन्होंने 1927 में बहिष्कृत भारत नामक एक पत्रिका का भी प्रकाशन किया था। तो आपने देखा कि एक प्रश्न के माध्यम से हमने बहुत सारे प्रश्नों को जो है देख लिया। अब अगला प्रश्न जो है, निम्नलिखित महापुरुषों में से कौन भारतीय जागृति का जनक कहलाते हैं? विवेकानंद, राजा राम मोहन राय, रविन्द्रनाथ टैगोर और दयानंद सरस्वती। तो इसका उत्तर है राजा राम मोहन राय। तो राजा राम मोहन राय को बहुत सारी उपाधियां दी गई हैं, वो सारी यहाँ पर लिखी हुई हैं, आप इसे पढ़ सकते हैं। मुझे लगता है कि आपको दिख रहा है अच्छे से। तो भारतीय पुनर्जागरण का पिता, भारतीय राष्ट्रवाद के जनक, आधुनिक भारत के पिता, अतीत और भविष्य के मध्य सेतु, नव भारत का तारा, नव जागरण के अग्रदूत आदि आदि। एक और इन्हें राजा की उपाधि जो है अकबर द्वितीय, जो मुगल बादशाह था, जिसके समय में मुगलों के सिक्के भारत में चलने बंद हो गए। अकबर द्वितीय के समय में मुगलों के सिक्के भारत में चलने बंद हो गए थे, तो उसी अकबर द्वितीय ने इन्हें जो है राजा की उपाधि दी थी। यह महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला, तोहफत उल मुहद्दीन एकेश्वरवादियों को उपहार किसकी रचना है? विवेकानंद, राजा राम मोहन राय, रविन्द्रनाथ टैगोर, दयानंद सरस्वती। तो इसका उत्तर है बी, राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय से जुड़े हुए बहुत सारे तथ्य हैं, इसीलिए इनसे कुछ ज्यादा प्रश्न हम लोगों ने बनाए हैं। फारसी भाषा में लिखित यह किताब तोहफत उल मुहद्दीन फारसी भाषा में लिखी थी और ये 1809 में प्रकाशित हुई थी। इसमें मूर्ति पूजा का विरोध किया गया और एकेश्वरवाद को सब धर्मों का मूल बताया गया है। अगला,
अब एक बड़ा प्रश्न, राजा राम मोहन राय से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या है? उन्होंने मूर्ति पूजा का विरोध किया किंतु उपनिषदों में लिखित आत्मा की अमरता के सिद्धांत को स्वीकार किया। प्रिसेप्ट्स ऑफ जीसस राम मोहन राय की रचना है। उन्होंने कलकत्ता में हिंदू कॉलेज तथा वेदांत कॉलेज की स्थापना की थी। इन्होंने बंगाली पत्रिका संवाद कौमुदी का प्रकाशन किया था। उपयुक्त में से सही कथन कौन सा है? केवल एक, केवल दो, उपयुक्त, सभी। तो इसका उत्तर होगा डी, उपयुक्त सभी। तो राजा राम मोहन राय ने मूर्ति पूजा का विरोध किया था किंतु उपनिषदों में लिखित आत्मा की अमरता के सिद्धांत को इन्होंने स्वीकार किया था। तो 1817 ईस्वी में हिंदू कॉलेज और 1885 ईस्वी में इन्होंने वेदांत कॉलेज की स्थापना की थी। संवाद कौमुदी राम मोहन राय की पत्रिका थी जिसके माध्यम से इन्होंने सती प्रथा का विरोध किया था और इन्हीं के प्रयासों से विलियम बेंटिंग ने 1829 में सती प्रथा पर रोक लगा दी थी। 1833 में ब्रिस्टल इंग्लैंड में इनकी मृत्यु हो गई थी। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, 7वां। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सुमेलित नहीं है? राजा राम मोहन राय, ब्रह्म समाज, स्वामी दयानंद सरस्वती, आर्य समाज, स्वामी विवेकानंद, रामकृष्ण मिशन, महादेव गोविंद रानाडे, थियोसॉफिकल सोसाइटी। यही सुमेलित नहीं है, डी। ठीक है, तो महागोविंद रानाडे थियोसॉफिकल सोसाइटी से नहीं जुड़े थे बल्कि ये प्रार्थना समाज से जुड़े थे। प्रार्थना समाज को जो है रामचंद्र पांडुरंग ने स्थापित किया था, आत्माराम पांडुरंग ने स्थापित किया था। अगला प्रश्न, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। ब्रह्म सभा, आर्य समाज, परमहंस मंडली और थियोसॉफिकल सोसाइटी। ठीक है, तो थियोसॉफिकल सोसाइटी, ब्लावत्स्की, ब्रह्म समाज राजा राम मोहन राय, आर्य समाज स्वामी दयानंद सरस्वती और परमहंस मंडली आत्माराम पांडुरंग। तो इसका उत्तर होगा सी। व्याख्या देख लें तो 1828 ईस्वी में ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की थी। उसके बाद जो है इसकी कमान यानी ब्रह्म सभा, जिसे बाद में ब्रह्म समाज कहा गया, उसकी कमान आ गई देवेंद्रनाथ टैगोर के हाथों में। उसके बाद 1856 के आसपास केशव चंद्र सेन के हाथों में जो है ब्रह्म समाज आ गया और इसी समय केशव चंद्र सेन के समय ब्रह्म समाज काफी विस्तारित हुआ, लेकिन विभिन्न कारणों से जो है ब्रह्म समाज में फूट पड़ गई। ये 2 हिस्सों में विभाजित हो गया। तो केशव चंद्र सेन वाला जो हिस्सा था उसे कहा गया आदि ब्रह्म समाज और देवेंद्रनाथ टैगोर का जो ब्रह्म समाज था उसे कहा गया ब्रह्म समाज। तो ये ब्रह्म समाज से जुड़े हुए महत्वपूर्ण तथ्य। आगे, आर्य समाज की स्थापना 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। आर्य समाज ने पूजा, छुआछूत, जाति व्यवस्था आदि का विरोध किया है किंतु वर्ण व्यवस्था का इन्होंने समर्थन किया है। ये सब सीधे सीधे जो है वाक्य बनाकर पूछे जाते हैं। परमहंस मंडली की स्थापना आत्माराम पांडुरंग द्वारा की गई थी। तो ये रूस की ब्लावत्स्की और अमेरिका के कर्नल आल्कट द्वारा 1875 में थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना हुई। हालांकि थियोसॉफिकल सोसाइटी को हम जो है एनी बेसेंट के नाम से जानते हैं। तो एनी बेसेंट इससे 1889 के दौरान जो है जुड़ी थी थियोसॉफिकल सोसाइटी से। अगला प्रश्न, स्वामी दयानंद सरस्वती से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या विचार करना है? इन्होंने शुद्धि आंदोलन चलाया था। स्वराज और बहिष्कार शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम इन्हीं के द्वारा किया गया। सत्यार्थ प्रकाश इनकी एक महत्वपूर्ण रचना है। हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाए जाने का विचार सर्वप्रथम इन्होंने ही दिया था। ABC D, तो ये D उपयुक्त सभी इनके द्वारा किया गया था। ठीक है, तो हिंदुओं को धर्म परिवर्तन से बचाने के लिए इन्होंने जो है शुद्धि आंदोलन चलाया। इसमें क्या होता था शुद्धि आंदोलन में? तो जो लोग ईसाई बन गए होते थे उनकी घर वापसी कराई जाती थी, यानी फिर से उन्हें हिंदू बनाया जाता था। उस समय ईसाई मिशनरियां भारत में काफी जो है तेजी से अपने धर्म का विस्तार जो है धर्मांतरण के द्वारा कर रही थी। सर्वप्रथम दयानंद सरस्वती ने ही स्वदेशी और बहिष्कार शब्द का प्रयोग किया था।
कि ये जो हमारे ऊपर शासन कर रहे हैं इनके सामानों का बहिष्कार करो और देसी सामानों का प्रयोग करो। स्वामी दयानंद सरस्वती ने सत्यार्थ प्रकाश, वेद भाष्य तथा वेद भाष्य भूमिका नामक ग्रंथों की रचना की थी। स्वामी दयानंद सरस्वती भारत के पहले व्यक्ति थे जिन्होंने हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने का विचार दिया था और जिस पर बहुत मजबूती से महात्मा गांधी ने कार्य किया था। प्रसिद्ध नारा ये सीधे सीधे पूछा जाता है, वेदों की ओर लौटो, ये जो है स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा दिया गया था। अगला प्रश्न, निम्न में से किसने कहा था अच्छा शासन स्वशासन का स्थानापन नहीं है? यानी ये पूछा जा रहा है कि बहुत अधिक सुविधा, बहुत अधिक विकास जो है अगर किसी शासन में हो जाए लेकिन वो किसी गैर का शासन हो, अपना शासन न हो, तो उसका स्थापन वो नहीं है। तो लोकमान्य तिलक, स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद और रविन्द्रनाथ टैगोर, तो ये बात स्वामी दयानंद सरस्वती ने कही थी और इन्होंने कहा था कि अच्छे से अच्छा विदेशी राज्य भी बुरे से बुरे देसी राज्य से अच्छा नहीं हो सकता। आगे अगला प्रश्न, मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज अलीगढ़ के संस्थापक सैयद अहमद खान के बारे में क्या सत्य है? पहला, वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पक्के समर्थक थे, तो बिल्कुल नहीं थे। दूसरा, मुस्लिमों में इस्लामी शिक्षा को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की गई थी। ठीक है, तो क्या सत्य है? तो इसका उत्तर होगा डी। ठीक है, यहां पर बी लिखा गया है, इसका उत्तर होगा डी। ठीक है, सैयद अहमद खान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विरोधी थे। मुस्लिमों में आधुनिक शिक्षा को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से सैयद अहमद खान ने अलीगढ़ में मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की थी। यही कॉलेज 1920 में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय बना। तो मुस्लिम शिक्षा के लिए नहीं, इनका कहना था कि आधुनिक शिक्षा लो, तभी अंग्रेजी राज में तुम बढ़ जाओगे, परंपरा से मत चिपको, आगे बढ़ो, आधुनिक शिक्षा लो। ठीक है, तो आधुनिक शिक्षा, अगर ये इस्लामी शिक्षा को अगर हटा दे तो जो है ये फिर बी सही हो जाता है, लेकिन अभी डी सही है। अगला, भारतीय राष्ट्रवाद के नीति परक आधार के पक्ष में तर्क प्रस्तुत करने के लिए भारत में कई राष्ट्रवादी नेताओं ने श्रीमद् भगवत गीता पर टीकाएं लिखी। इनमें से कौन इसका अपवाद है? श्री अरविंद, महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक और राम मनोहर लोहिया। तो राम मनोहर लोहिया इसके अपवाद हैं। तो भारत के कई राष्ट्रवादी नेताओं ने श्रीमद् भागवत गीता पर टीकाएं लिखी है। इसमें श्री अरविंद का एएसए ऑफ गीता, बाल गंगाधर तिलक का गीता रहस्य और महात्मा गांधी ने भी इस पर टीका लिखी है। अगला प्रश्न 13वां, स्वामी विवेकानंद के बारे में क्या सत्य है? पहला, उनका विश्वास था कि वेदांत पूर्ण रूप से तर्कसंगत था। बिल्कुल। उन्होंने अपने देशवासियों को इस बात के लिए आलोचना की कि उन्होंने बाहरी विश्व से संपर्क छोड़ दिया। बिल्कुल। उन्होंने जाति व्यवस्था की निंदा की। बिल्कुल किया। उन्होंने मूर्ति पूजा और बहुदेववाद का विरोध किया। बिल्कुल नहीं किया। तो 1, 2 और 3 यानी ए इसका उत्तर होगा। तो स्वामी विवेकानंद ने वेदों का तार्किक दृष्टि से अध्ययन करने पर जोर दिया और 1896 में इन्होंने वेदांत सोसाइटी का गठन किया। मानव सेवा भाव के उद्देश्य से इन्होंने 1897 में रामकृष्ण मिशन, रामकृष्ण इनके जो है गुरु थे, उनके नाम पर इन्होंने एक मिशन की शुरुआत की। भारतीयों की मानसिक संकीर्णता की ये आलोचना करते थे, ये जाति प्रथा को लेकर के भी, और भारतीय जो एकदम विश्व से अलग थलग पड़ गए थे वो दोनों का। स्वामी विवेकानंद का मानना था कि ईश्वर साकार और निराकार दोनों है, तो इसलिए विभिन्न प्रतीकों यानी कोई मूर्ति बनाकर फोटो लगा करके उसकी अनुभूति की जा सकती है। इसलिए जो है मूर्ति पूजा, अब बहु ईश्वरवाद, ये ठीक है। ठीक है, इनके बारे में आप जानते हैं 1893 में आयोजित शिकागो में जो विश्व धर्म सम्मेलन था उसमें इन्होंने हिंदू धर्म का बहुत मजबूती से पक्ष रखा। अगला, बाल गंगाधर तिलक किससे संबंधित थे? बाल गंगाधर तिलक किससे संबंधित थे? पूना सार्वजनिक सभा, सहमति की आयु विधेयक, गो रक्षिणी सभा, आत्मीय सभा। तो इसका
उत्तर होगा ए, केवल 1 और 2। ठीक है, तो पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना जो है एम जी रानाडे और गणेश वासुदेव जोशी द्वारा की गई थी, जिसकी बात हमने की थी। उससे जो है बाल गंगाधर तिलक जुड़े हुए थे। सहमति की आयु विधेयक द एज ऑफ कंसेंट बिल बहराम जी मालबारी के प्रयत्नों से पारित हुआ 1892 में। इसका ये मतलब था कि जो है बाल विवाह को रोका जाए और लड़कियों के विवाह की उम्र को 12 वर्ष निश्चित कर दिया गया इस अधिनियम के द्वारा। हालांकि बाल विवाह के विरोधी बाल गंगाधर तिलक स्वयं थे, लेकिन इनका यह कहना था कि हमारे सामाजिक मामलों में दखल अंदाजी करने वाले ये अंग्रेज होते कौन हैं। हमारा मामला है, हम तय कर लेंगे, 10 साल होना चाहिए, 12 साल होना चाहिए, 15 साल होना चाहिए, हम करेंगे, लेकिन अंग्रेज क्यों करेंगे, ये इनका प्रश्न था। इस आधार पर इन्होंने इस बिल का विरोध किया था। चाहते ये भी थे कि बाल विवाह भारत में न हो, लेकिन ये चाहते थे कि हमें स्वशासन दो, हम निर्धारित करेंगे, जो हमारी खराबी है उसे हम ठीक करेंगे, तुम नहीं। गौरक्षणी सभा का गठन स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया था। अगला शारदा अधिनियम, अब फिर से जो है वही शारदा अधिनियम के अंतर्गत लड़कियों एवं लड़कों के विवाह की न्यूनतम आयु क्रमशः कितनी निर्धारित की गई? 12 एवं 16, 14 एवं 18, 15 एवं 21, 16 एवं 22। तो ये है 14 और 18। ठीक है, सहमति की आयु विधेयक के बाद जो है डॉक्टर हरबिलास शारदा के प्रयास से 1929 में बाल विवाह निरोधक अधिनियम, जिसे इन्हीं के नाम से, हरबिलास शारदा के नाम से शारदा एक्ट भी कहते हैं, अस्तित्व में आया। और इस अधिनियम ने यह सुनिश्चित किया कि लड़कियों की न्यूनतम आयु विवाह के समय 14 वर्ष और लड़कों की 18 वर्ष होनी चाहिए। अगला, भारत में 19वीं एवं 20वीं शताब्दियों में अनेक सामाजिक राजनीतिक संगठन बने। 1914 में स्थापित अंजुमन ए ख्वातीन ए इस्लाम क्या था? अखिल भारतीय मुस्लिम महिला सम्मेलन, अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का उग्र पक्ष, अखिल भारतीय मुस्लिम विद्यार्थी सम्मेलन, अखिल भारतीय इस्लामी सम्मेलन। तो ये था ए, अखिल भारतीय मुस्लिम महिला सम्मेलन 1914 में स्थापित हुआ था और इसके संस्थापक रोकैया शेखावत हुसैन थी और इसका जो है आत्मनिर्भर बनाना महिलाओं को इसका उद्देश्य था। अगला, MC सीतलवाड़, BN राव तथा अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर प्रख्यात सदस्य थे। स्वराज पार्टी के, ऑल इंडिया नेशनल लिबरल फेडरेशन के, मद्रास लेबर यूनियन के, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के। तो सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के ये लोग जो है सदस्य थे और सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। सर्वेंट ऑफ इंडिया, भारत के नौकर। ठीक है, हिंदी में इसे भारत सेवा संघ कहा गया। ठीक है, तो पश्चिमी शिक्षा पर सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी का जो है जोर था। हालांकि गोपाल कृष्ण गोखले के शिष्य थे महात्मा गांधी, लेकिन उसके बाद भी महात्मा गांधी इस बात से एग्री नहीं करते थे कि भारतीयों को पश्चिमी शिक्षा देनी चाहिए और अतः सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के कभी भी सदस्य महात्मा गांधी नहीं थे। आगे, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हिंद स्वराज में महात्मा गांधी ने व्यक्ति और साथ ही समाज के लिए उत्तम जीवन की संकल्पना का निरूपण किया है। बिल्कुल किया है। हिंद स्वराज भारत में औपनिवेशिक राज्य के विरुद्ध गांधी जी के लंबे संघर्ष से प्राप्त अनुभव का परिणाम था। ये गलत है, तो इसमें से कौन सा सही है? तो केवल ए इसमें से सही है। अब यहां व्याख्या देख लीजिए। तो हिंद स्वराज 1909 में लिखी गई थी। इसमें व्यक्ति एवं समाज दोनों का उत्तम जीवन की संकल्पना का निरूपण किया गया है, आत्मनियंत्रण की बात की गई है, ये सारी चीजें जो है, लेकिन स्वशासन की विस्तृत व्याख्या भी इसमें जो है दी गई है। लेकिन यह जो है भारत में औपनिवेशिक राज्य के विरुद्ध गांधी जी के लंबे संघर्ष से प्राप्त अनुभव का परिणाम नहीं था, क्योंकि 1915 के बाद को गांधी जी का भारत में मामला शुरू हुआ। उससे पहले तो अफ्रीका में थे। ठीक है, गांधी जी द्वारा जो लिखित 4 पुस्तकें हैं उनका भी यहां नाम दिया गया है। अगला प्रश्न सुमेलित कीजिए। अयोध्यादास, ज्योतिबा फुले, जान रतिनम, ईवी रामास्वामी। तो इसका उत्तर है सी, अयोध्यादास द्रविड़ महाजन सभा, ज्योतिबा फुले सत्य शोधक समाज, जान रत्निम द्रविड़ कड़गम, ईवी रामास्वामी सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट यानी आत्मसम्मान आंदोलन। इसमें से 2 के बारे में हमने तो पढ़ ही लिया था।
अब अगला प्रश्न जो है, निम्नलिखित में से कौन भारत में उपनिवेशवाद का आर्थिक आलोचक था या थे? दादा भाई नौरोजी, जी सुब्रमण्यम अय्यर, आरसी दत्त। तो ये इसका उत्तर होगा डी, ये तीनों लोग थे। तो दादा भाई नौरोजी ने जो है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के माध्यम से भारतीय अर्थव्यवस्था का ब्रिटिश शासन द्वारा जो दोषपूर्ण व घातक दोहन हो रहा था उसे प्रमाणित किया। द हिंदू के संस्थापक जी सुब्रमण्यम अय्यर ने भी आर्थिक विश्लेषण किया उपनिवेशवाद का, और इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया नामक पुस्तक के लेखक आरसी दत्त ने भी जो है इसका व्याख्या की। तो इसका उत्तर है तीनों, इन तीनों लोगों ने ये किया। तो इसी के साथ ये लेक्चर समाप्त हुआ। हमारा प्रयास था कि इसे हम जितना शॉर्ट कर सकें वो करें। हमें लगता है कि हम उसमें कामयाब रहे। तो कमेंट करके बताइएगा आपको मेरा ये प्रयास कैसा लगा। मिलता हूँ इसी लेक्चर के, इसी सीरीज के अगले लेक्चर में। तब तक के लिए आप सभी को